बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज एक से बढ़कर एक मौजू है और ऐसा मौजू है जिस पर पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि तमाम अहम मौज़ूआत को टच करें। शामी साहब, ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ गई, पब्लिक कर दी सरकार ने। जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद साहब ने ये रिपोर्ट लिखी है, 60 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल। फिर काबीना का इजलास हुआ कल। जो ECC ने फैसले किए थे कि कपास और चीनी भारत से दरामद की जाएगी, काबीना ने इसको मुस्तरद कर दिया, इसकी मंजूरी नहीं दी। 60 डस्का का ज़िमनी इंतखाब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जियो फेंसिंग रिपोर्ट कल जमा कराई थी। आज नून लीग के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हुए, अहम रिमार्क्स, अहम शवाहिद सामने आए हैं। केस आखिरी मरहले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर, उसमें भी होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पिछले साल जून से लेके अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जो तकरीबन 5000 केसेस बनते हैं। फिर PDM का जिक्र भी 4 दिन से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन नहीं हो पा रहा। जहाँ मौलाना और नून लीग सेनेट में गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर मानने से इनकारी हैं, तो वहाँ कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार के तौर पर कहा है कि हम फिर शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। बहरहाल ब्रॉडशीट से हम शुरू सर करने जा रहे हैं। वजह यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सियासी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो कावे मुसावी है वो ख़ुद सज़ा याफ्ता है। और ये भी तस्दीक की गई कि कई महकमों हत्ता के दूसरे बरआज़मों तक रिकॉर्ड जो पेमेंट की गई $15 लाख की ब्रॉडशीट कंपनी को, वो रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। और ब्यूरोक्रेसी जो थी, यहाँ भी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी या बैरून मुल्क भी जो मुख्तलिफ सिफारत खानों में मौजूद थी, उन्होंने करप्शन छुपाने के लिए दस्तावेज़ात गुम करने की हर कोशिश की। और हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस होता होगा। ये भी जज साहब ने लिखा कि जब वो रिपोर्ट लिख रहे थे, मारगला के दामन में वो क़याम पजीर थे, तो गीदड़ों की मौजूदगी भी थी, लेकिन गीदड़ भभकियाँ उनके काम से उन्हें नहीं रोक सकती। और फिर कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के, लेकिन वो ब्रीफिंग दे रहे थे बहैसियत वज़ीर इत्तलात। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने इसी रिपोर्ट की रोशनी में 5 अफराद के ख़िलाफ़ फौरी क्रिमिनल कार्रवाई का फ़ैसला किया है। ये लुबे-लुबाब मज़ीद तफसीलात खावर घुम्मन साहब बताएंगे। पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो रिपोर्ट है ना, अब लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सुनने वालों को, कि ये गांधी जी का नाम इसमें क्यों लिया गया है और अदम ताउन के हवाले से क्यों लिया गया है। हाँ, तो असल में गांधी जी की जो जद्दोजहद थी अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़, उसका जो एक बुनियादी हथियार था जी, वो अदम ताउन की तहरीक थी उनकी। यानी वो अदम तशद्दुद और अदम ताउन, यानी आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, पुरअमन रहेंगे और ताउन नहीं करेंगे हुकूमत से, यानी ताउन कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने ये इस तरह से वो तहरीक आज़ादी जो थी वो हमारी डेवलप हुई। और जब उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया है तो इस हवाले से किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी ने जो अदम ताउन किया उनके साथ, तो गांधी जी की याद ताज़ा हो गई कि उनकी अदम ताउन की तहरीक जो थी, जिस तरह वो नतीजा खेज रही थी, अब पता नहीं ये नतीजा खेज रही या ना रही। लेकिन एक बात तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि ये जो अब जो भी कार्रवाई होगी, ये कमीशन जो भी कमीशन का जो फैसला है, ये अदालत का फैसला नहीं है, इसकी एक रिकमेंडेटरी पोजीशन है, यानी ये सिफारिशात है इसकी, क्योंकि उसने उन सब लोगों के बयानात कलमबंद नहीं किए जिन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको सफाई का मौका नहीं मिला। और इस वजह से जो कुछ भी कार्रवाई होगी, आप ये समझ सकते हैं कि FIR एक दर्ज हो गई है और उसके बाद फिर तफ्तीश के मरहले हैं और फिर उसका अदालती कार्रवाई होगी। इस अदालती कार्रवाई जो है बाद में होनी है। इस रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि 5 अफराद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। ये 5 अफराद कौन है, इनका ब्रॉडशीट पेमेंट से क्या ताल्लुक है? खाबर गुमन साहब ब्यूरो चीफ बलाल सूफी साहब हैं, वो क्योंकि कानून के माहिर हैं और उनके एडवाइज़र थे कानूनी, और इसी तरीके से अब्दुल बासित जो है वो डिप्टी हाई कमिश्नर उस वक्त उनका कहना यह है कि ये रूटीन की कार्रवाई थी, नैब वाले कहते थे और वहाँ से चेक बनता था और उस पर दस्तखत कर देते थे। लेकिन हमारा जो भी हजरात हैं जिनको उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है जिन पर, और वफाकी काबीना ने जिन पर कार्रवाई का फैसला किया है, अब उसके बाद एक
एक लंबी कार्रवाई होगी जिसका सामना करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि ये तक कहा गया है कि जो 2007 से 11 तक का अरसा है ये नैब का और पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वक्त है। घुमन साहब, ये 5 अफराद जिनका जिक्र दो शामी साहब ने जिक्र किया, अभी इनसे बात करते हैं। ये जो उन्होंने नैब के ऊपर और नैब के चेयरमैन के ऊपर ख़ास तौर पर जो एक तासुर दिया है, रिमार्क्स दिए हैं, ये मेरे ख्याल अपनी हदूद से बहुत तजावुज़ किया है, क्योंकि किसी कमीशन के सरबराह को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी आईनी अदारे के सरबराह के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे। उसको अपना एक सवाबदीदी इख्तियार होता है, फैसले करने का उसका एक अपना होता है। चूँकि एक इसकी तवज्जो ये है कि चूँकि वो उसी दौर में ये पेमेंट्स हुई और पेमेंट्स के दौरान जो इदारे इसमें कारफरमा थे उनकी कारकर्दगी को जांचा उन्होंने, विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड किए, जिसकी बुनियाद पर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये स्याह तरीन दौर था। रिमार्क्स जो है ना, किसी के बारे में शख्सी तौर पर रिमार्क्स नापसंदीदा है। ये तो कल ऐसे बात होगी कि कल किसी मामले में कोई कमीशन कायम हो जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहा हो, यानी आप देखिए जैसे वो कारके का केस था, जैसे ये रिकॉर्डिक का केस था जहाँ पाकिस्तान को लेने के देने पड़े हुए हैं, तो वो कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ रिमार्क्स दे दे। ठीक, ये मतलब आगे जरा डिटेल तो जान लेना, एहतियात मलूज रखनी चाहिए। रिपोर्ट की डिटेल तो जान लेना, रिपोर्ट्स की डिटेल तो जानेंगे हम, लेकिन ये जरा हदूद व क़यूद जो है वो आप कह चुके, वो भी बाकी बिल्कुल रहनी चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए। घुमन साहब, अब ये 5 अफराद जिनका नाम लिया जा रहा है, ये पांचों को, 2 को तो अवामुन्नास जानते हैं, अमर बिलाल साहब और दूसरा अब्दुल बासित साहब, बाकी 3 कौन है, इनका ताल्लुक क्या है, और खुलासे के तौर पर रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है, क्या 4-5 चीज़ें निकात जो आप बयान करना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम इस रिपोर्ट का नुकता वो ये है कि इनके जो पहले प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम खान, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा मुआहदा इन्होंने बनाया था और उस वक्त ये तय हुआ था कि ये मुआहदा जो लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और साथ साथ में ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के सामने रखा जाएगा और वहां से वेट होने के बाद इसकी फाइनल जो है एग्रीमेंट ये साइन किया जाएगा। अब जनरल जो मोहम्मद अमजद साहब हैं, पहले चेयरमैन नैब, वो ये कहते हैं कि जब ये सारे का सारा मुआहदा हुआ तो मैंने कहा ये सारा कुछ सवाल है। उसके बाद मुआहदा चलता है, मुआहदा जो ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जब साइनिंग का इशू आता है तो ये एक मुआहदा का ये जो कॉपी है भिजवाई जाती है जनरल साहब के पास। जनरल साहब कहते हैं कि मैं वो कॉपी के ऊपर जो मेरे साइन दिखाए गए हैं वो मैं अक्सर ग्रीन जो स्याही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे जो साइन दिखाए गए हैं वो पीली स्याही के साथ लगे हुए हैं। 2-3 जो मुआहदे के अंदर चीजें छुपाई गई हैं। नंबर 1, असल में मुआहदा ये था कि बैरून मुमालिक जो भी जायदादें होंगी उनको ब्रॉडशीट डिस्कवर करेगा और उसके बाद उसका 20% जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसका 20% उस ब्रॉडशीट को मिलेगा। लेकिन एक शिप डाल दी गई जो कि बताया नहीं गया कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई नैब रिकवरी करती है तो उसका भी जो 20% उनको मिलेगा। एडमिरल मंसूरुल हक का याद होगा केस, वो फिर ब्रॉडशीट में उस वक्त दिया। उसके बाद हुआ ये कि फारूक आदम खान साहब ही यहाँ से फारूक होते हैं, वो फौरन से पहले जाके वहाँ पे ब्रॉडशीट की नौकरी कर लेते हैं। एक बड़ा किरदार है, अभी तक लोग टेलीविजन पे नहीं आया, शरीफुद्दीन पीरज़ादा शामी साहब, हाँ जी, मशहूर ज़माना वकील, हाँ जी, वो वहाँ पे वो उनकी पेरोल पे हैं। एक हमारे जो है, किसके पेरोल पे है? ब्रॉडशीट की, ब्रॉडशीट के जी। अच्छा, एक जिक्र आया है इसमें, किरदार हैं जो डॉक्टर जो है आयशा सदीका साहिबा जो मशहूर ऑथर हैं, उनके हवाले से है कि उन्होंने उस वक्त जो है ब्रॉडशीट के हक में गवाही दी, कुछ पैसे लेके उसका जिक्र हुआ है, वो सारी चीज है। बाकी आ जाता है कि उस वक्त जो आखिरी इनके जो चेयरमैन नैब थे जनरल मुनीर हफीज, इन्होंने फिर घुमन साहब ये देखिए ये तो 2 किरदार आपने मजीद गिनवा दिए। अब ये बताया ना, अब्दुल बासित साहब के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई का जिक्र है, शाहिद अली बेग साहब और तारिक फवाद साहब, इन तीनों की भी जरा मुख्तसर बयान करें ना। डिप्टी हाई कमिश्नर थे ना अब्दुल बासित तो उस वक्त। जी, डिप्टी हाई कमिश्नर। हुआ बुनियादी तौर पे ये कि जब ये टर्मिनेशन जनरल मुनीर हफीज साहब ने एक जो लंदन बेस्ड सॉलिसिटर से बात करके टर्मिनेट कर दिया ये कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुनीर हफीज इतनी देर तक रहे, तब तक वहाँ से ब्रॉडशीट की तरफ से कोई मुकदमा शुरू नहीं किया गया। उसके बाद जब ये हमारी जमहूरियत पसंद हुकूमतें आ गई 2008 में, उसके बाद जनाब ये वहाँ पे नोटिस सर्व होते हैं और सारे का सारा मामला शुरू हो जाता है। बुनियादी तौर पर ये जो किरदार आपने जिक्र किया, अब्दुल बासित साहब उस वक्त डिप्टी हाई कमिश्नर थे वहाँ पे लंदन के अंदर, जब पेमेंट हुई है,
जी जी, और वहाँ पे जो शायद बेग साहब है ये भी लंदन के अंदर मौजूद थे कमीशन के अंदर। तो ये जो सारी की सारी कार्रवाई हुई उसमें अहमद बिलाल जो का जिक्र है, तो वहाँ पे इन्होंने जो खास तौर पर ये कहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि अदाद शुमार हैं, जो कि फैक्ट्स हैं प्रॉपरली, वो उसको पेश नहीं किया गया। जो मुकदमा हारा गया उसमें इन लोगों का किरदार है। और उसके बाद वो जो पेमेंट है उसको बड़ा ही एक जल्दी के अंदर सारे का सारा $1.5 मिलियन की पेमेंट उस वक्त हुई, उसको बड़ी जल्दी में सारे का सारा करवा दिया गया। और बाद में जो इनिशियली $1.5 मिलियन जो की पेमेंट हुई, उसके बाद जब ये केस चलता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो उसके ऊपर, सर्टनली नवाज शरीफ साहब के डायरेक्ट पार्टी थे क्योंकि उनके खिलाफ ये सारे का सारा ब्रॉडशीट बनाया गया था और उन्होंने उनकी जायदादें ढूंढी थी, उन्होंने इससे कोई जो है नजर नहीं की और ये केस चलता रहा। अच्छा, ये देखिए, ये तो हो गई इसकी बुनियाद ना, इस रिपोर्ट में जो है ये फरमाएं कि इसमें फवाद चौधरी साहब ने भी कंक्लूड ये किया है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ दोबारा स्विस मुकदमात खुल सकते हैं। शामी साहब, ये पॉसिबल होगा? जबकि इससे पहले जब रिपोर्ट के मुदरजात आए थे तो कहा गया था सरबमोहर रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, उसकी रोशनी में ये एक तो मुकदमात थे ना जो स्विट्ज़रलैंड में थे, हाँ, वो तो आपने ख़त नहीं लिखा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उसकी पादाश में तो वो टाइम बार हो गया और वो ख़त्म हो गए वहाँ। हाँ। अब यहाँ जो चले थे उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो क्या वो रिकॉर्ड कहाँ था और क्यों नहीं मिल रहा था, और अब अगर ये शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी तो सारी चीज़ें तफसील से देखने के बाद ही पता चलेगा ना। अभी तो ये बात कही गई है, अब इसका जायज़ा लेंगे तो फिर ही कोई राय कायम की जा सकेगी। अब आमिर बिलाल सूफ़ी साहब का रोल इसमें क्या था, क्योंकि वो कानूनदान हैं, वो कानूनी मुशीर थे, तो कानूनी मुशीर की जिम्मेदारी कितनी होगी कितनी नहीं होगी उनसे भी बात करनी पड़ेगी, वो भी बताएंगे अपना मौक़िफ़ उनका क्या है। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स उसकी आएगी। जब फरीक़ैन को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे तो फिर वो अपनी अपनी सफाई पेश करेंगे या अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ठीक। तो अच्छा गुम्मर साहब, मुख्तसर ज़रा बयान कीजिएगा, ये जो साबिक चेयरमैन नैब क़मर ज़मान साहब का जिक्र हुआ, 2011 और 17 का जिक्र हुआ, इसकी बुनियाद क्या, रिपोर्ट में इसकी दलील क्या है, और फिर ये जरदारी साहब के खिलाफ स्विस मुकदमात किस बुनियाद पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि दोबारा खुल सकते हैं? आपको याद होगा हम तो उस जमाने में ये इस पे कवर भी करते रहे हैं कि वो जो एविडेंस था ना, जो जरदारी साहब के खिलाफ जितने भी 4-5 केसेस थे, वो एविडेंस सारे का सारा नैब के ऑफिस से गायब हो गया था। और जब नैब अदालत में पेश होता था वो कहता था जी हमारे पास ओरिजिनल एविडेंस नहीं है। फिर वो एक स्टार विटनेसेस जो अगेंस्ट जरदारी साहब के थे वो मुल्क से आगे पीछे हो गए, और नैब के कानून के तहत अगर विटनेस अवेलेबल नहीं है तो वो भी कुछ नहीं आप कर सकते। तो बुनियादी तौर पर वो जो रिकॉर्ड की मिसिंग हुई जानबूझ के बकौल इस रिपोर्ट के उस 2011 से लेकर 2017 तक किया गया, जिसको डार्केस्ट ईरा कहा गया है नैब का, उसका जिक्र हुआ है। अब जो उस वक्त स्विस केसेस थे आपको याद होगा, उसके ऊपर भी काफी लेदे हुई थी लंदन से। फिर वो हमारे वाजिद शमसुल हसन साहब गए वहाँ पे स्विट्जरलैंड, वहाँ से लेके आए, वो सारे का सारा रिकॉर्ड अब बकौल फवाद साहब के वो हुकूमत की कस्टडी में आ गया है। और जो इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि क्योंकि ये केस एक क्रिमिनल एक नेग्लिजेंस हुई है तो इसको रीओपन किया जा सकता है। अब हुकूमती जो अरकान है, लॉ मिनिस्ट्री के लोग, अब उन्होंने देखना है कि इसको किस तरह केस को फर्दर ओपन करना है। इस रिपोर्ट के अंदर जामी साहब बहुत कुछ है। अगर तो हुकूमत कुछ करना चाहे, वो माजी की तरह कोई सियासी मसलत पसंदी या कोई इस तरह की कोई डील नहीं होता, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आपने नहीं कुछ करना तो वो जो एक जो है फारूक आजम जो पहला प्रोसिक्यूटर जनरल है जो फौत हो गया, सारा कुछ उस पर डाल दें कि जो उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो मामला बस रफा दफा हो जाएगा। चलिए जब इसकी डिटेल आएगी देखेंगे। एक बड़ा दिलचस्प नुकता और भी था, ये काबीना का आज बड़ा अहम इजलास था। उस इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी गई है कैबिनेट की, वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से दी गई, जिनके नाम इत्तलात में है कि शायद वो दोबारा उन्हें ये कलमदान दिया शिबली फराज जो है वो अब वज़ीर इत्तलात नहीं रहे, क्योंकि जब उनकी रुकनियत ख़त्म हुई और उसके बाद वो दोबारा सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए, तो अब उनको नया हलफ उठाना था, तो नया हलफ उनसे नहीं लिया गया, तो नई जिम्मेदारी उनका तयन नहीं हो सका। और इन्होंने इसलिए अब ब्रीफ किया है। अब वज़ीर आज़म ये भी कह सकते थे उनको कि आप ब्रीफ कर दें, मगर ये वज़ारत इत्तलाआत को कबूल करने से इनकारी है। दाखिले शाखिले के मामलात पे इनकी नज़र जो है बावसूख ज़रा यही बताते हैं वज़ारत दाखिला पर है, लेकिन वज़ारत दाखिला पर शेख साहब बैठे हुए हैं। और
मगर वजारत इत्तलात तो वैसे एक बड़ा थैंकलेस जॉब है और मेरा ख्याल है कि वो आसानी से घुमर साहब आपका बहुत शुक्रिया, काबू में नहीं आएंगे। सही। तो अब ये तो बहुत कुछ जज साहब ने इसमें लिखा है, दिल की भड़ास निकाली है और बड़ी दुहाई दी है। देखिए करप्शन करप्शन करप्शन, बात यह है भाई, आप जो मामलात आपके पास ज़ेर समात होते हैं उन पर अपनी राय देनी चाहिए और ये कोई वॉइस का रंग जो है वो आपको नहीं डालना चाहिए। $15 लाख की गलत अदायगी हुई नहीं, वो अदायगी एक हो गई, ऐसी गलतियां होती ना हैं। करें। बात सुन ले, अभी आप बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, दुनिया को कोई मुल्क देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें पढ़ लें, कौन सा नंबर उनका है। पाकिस्तान करप्शन, हर जगह करप्शन मौजूद है, करप्शन से निपटा जाता है, करप्शन करप्शन कह के अपने चेहरे पे तमांचे नहीं मारे जाते। ये को हमें शौक लाक हो गया है। पाकिस्तान दुनिया में कोई वाहिद मुल्क नहीं है, कोई निराला मुल्क नहीं है। यहाँ भी करप्ट लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरह शोर न मचाइए कि पूरा मुल्क जो है बस वो करप्शन ही है यहाँ और कुछ नहीं है। कल हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जो चीनी और कपास दरामद करने का फैसला किया था ECC ने, वज़ीर ख़जाना जो है उनकी क़यादत में ECC ने यह फैसला किया था। आज कैबिनेट में इसकी मंजूरी नहीं दी गई। अब ये तो बड़ी दिलचस्प बात है और इस पे शेख रशीद साहब ने बड़ा मुख्तसर सा नपतुला तबसरा किया, ज़रा वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ फैसले भाई वो करेंगे कि वो डेफर कर दिया कि वो इंडिया का जब तक के वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता उस वक्त तक ये काटन और चीन का नहीं होगा। लाल हवेली की तरफ आग लगी है, मैं उधर जा रहा हूं। सर वैक्सीन के हवाले से जो रिटेल प्राइस, देखिए ये शीरी मज़ारी ने, शाह महमूद कुरैशी ने एक ट्वीट भी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो CEC का फैसला है ये एक सिफारिश है और इस पर काबीना को फैसला। लेकिन आज जब कैबिनेट का इजलास हुआ तो हमारे जो ज़राए बताते हैं, बशमूल मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा, शेख रशीद साहब, शफ़क़त महमूद साहब और दीगर ने इस फैसले की भरपूर मुखालफत की थी। ये भी एक मेरा ख्याल है जो CEC है उसके हमाद अजहर साहब को फिर अपना फैसले इस तरह अनाउंस नहीं करने चाहिए। ECC ने जब ये फैसला किया तो वो फैसला उन्होंने वजारत खारिजा या प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लिए बगैर कैसे कर लिया? इतना हम खजाना खुद, अब वजीर खजाना को चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू कर लेते। हाँ। हो सकता है उन्होंने कर भी ली हो। अच्छा, तो यहाँ तो अब इत्तला एक ये भी है कि काबीना की एक ज़ेली कमेटी बनेगी जो दरामद के मामलात पर गौर करेगी, सिफारिशात अपनी पेश करेगी। इस वक्त काबीना ने एक पोजीशन ले ली है, एक वादे मौक़िफ़। हाँ जी, कि 5 अगस्त से पहले की पोजीशन, 5 अगस्त जो है उससे पहले की पोजीशन मकबूजा कश्मीर की बहाल नहीं होती, इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे, गोया आप तजारत शुरू नहीं करेंगे। ये एक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। इसके नतीजा क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वाज़े बात आपने कर दी है और ये अब तजारत का मामला रुक गया है। अब इस पे वैसे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था कल पूरा दिन, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल, इसलिए कि जो PTI का अपना मौक़िफ़ था, हाँ, वो उसकी नफ़ी थी। अब उसको वो उस अपने मौक़िफ़ पे लौट गई है, अपनी पार्टी पोजीशन जो है उससे आगे नहीं बढ़ सकी। अब ये कैसे मरला तय होगा और किस तरह से इम्पोर्ट होगी। वैसे तो शुगर मिल वाले तो ये कहते हैं कि चीनी मौजूद है तो गोया उनसे बैठ के बात कर लें, कोई मैकेनिज्म बना लें, चीनी की सप्लाई बेहतर हो जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े दरामद करने। मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि पंजाब में एक बड़े अहम वज़ीर ने कल हमें इत्तला दी थी मामला फहमी के बारे में और उन्होंने इतराफ़ किया था कि ये गलती हुई है, हुकूमत से पहले इनके साथ करना चाहिए ना। देखिए हुकूमत जो गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है उस पर गन्ने की फराहमी को यकीनी नहीं बनाती, उसको फिर आज़ाद छोड़ देती। फिर जनाब मार्केट की फिर कहती है कि जनाब किसान जो है, हाँ, उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। वो भाई किसान को जब पैसे ज्यादा मिलेंगे तो फिर जो चीनी खरीदने वाला है उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो कीमत आप मुकर्रर करें गन्ने की, फिर उसको नाफिज करें, गन्ने की फराहमी यकीनी बनाएं, उसके साथ चीनी की कीमत मुकर्रर कर दें। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अच्छा सर, ये ब्रेक आ गई, लेकिन चूंकि आपने अपनी गुफ्तगू में तज्ज़िये बड़ा अहम एक नुक्ता बयान किया था कि ज़रूरी ये होगा कि अमर बिलाल सूफ़ी और इन तमाम अशख़ास का रद्द-ए-अमल भी आए या इनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। तो अब जबकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं बराह रास्त आपसे, तो अभी इत्तला मिली है कि उन्होंने एक और TV के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हुए कुछ बयान दिए हैं। उनसे मनसूब बयान ये है कि तहक़ीक़ात के बगैर इतनी जल्दी फ़ैसला करना दुरुस्त नहीं, बतौर वकील आप वही करते हैं जो आपको हिदायत दी जाती हैं।
हिदायत का इंतज़ार करना पड़ता है, खुद से तस्दीक नहीं कर सकते। लंदन वाली मीटिंग में किसी न किसी वकील को होना चाहिए था, 2 महीने का वक्त था, किसी से तस्दीक करनी चाहिए थी, और ऐसी मीटिंग्स में अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नुमाइंदा होना चाहिए था। ये अहमर बिलाल सूफी साहब का ये मैंने कहा ना अमल है कि लगता है कि जज साहब जो है वो कुछ गुस्सा उतार रहे थे, इधर उधर दाएं बाएं उन्होंने तीर चलाए। अब जब जिन लोगों का मौक़िफ़ नहीं मालूम किया, बयान नहीं लिया, और जो वकील जो है अगर इस तरह वकीलों को भी पकड़ने लगे आप और उनको भी आपने मुल्ज़म बनाना शुरू कर दिया तो आज तो फिर वकील ही नहीं मिलेगा किसी को वकील। तो भाई बात तो बड़ी थी। तो बातें जो है वो उनकी एक बात में वजन है ना, वो कह रहे हैं कि बतौर वकील आप वही करते हैं जिसकी आपको हिदायत की जाती है, आप काम कर लीजिए। जो उस वक्त हिदायत दी गई उन्होंने वही काम किया। इसलिए असल बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ इस तरह के कमीशन बनते हैं जज्बाती हो जाते हैं। तो जज साहब जो हैं उनको तो बनते ही उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। लगता है उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी दाएं बाएं जो है तलवार चला दी। एक ब्रेक आ गई सर। 2 बड़े अहम मौज़ूआत हैं नाज़रीन। एक, जनूबी पंजाब सूबा तो खैर नहीं बन सका, लेकिन जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बनाया था। उस सेक्रेटेरिएट के साथ क्या हुआ, वो किस हद तक बाइख्तियार है, उसके इख्तियारात क्यों वापस लिए गए, नोटिफिकेशंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूबा पंजाब के अहम वज़ीर हाशिम जवां बख्श साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। और दूसरा, डस्का का ज़िमनी इंतखाब आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब जनाब हाशिम जवां बख्श साहब ने। हाशिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। साउथ पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, ख़ज़ाने जैसी वज़ारत आपके यहाँ है, इसलिए आपसे रब्ता किया। मौजू भी आपसे ही जुड़ा हुआ, यानी जनूबी पंजाब अलग सूबा बनना था, आइन का मसला था, नहीं बना, तो एम्पावर करने के लिए इस खत्ते को, इस इलाके को फिर सेक्रेटेरिएट बनाया गया, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट। अब जो 30 मार्च की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नोटिफिकेशन, उनको पढ़ा जाए तो ये मालूम होता है कि जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट था उसे अमली तौर पर गैर फ़ाल कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात जो थे वो वापस ले लिए गए हैं और 5 से 7 अहम तरीन महकमे बशमूल दाखिला, सर्विसेज और डेवलपमेंट के जो हैं उनके जो सेक्रेटेरिएट से उनका खात्मा कर दिया गया है। अब जो भी जिम्मेदार होंगे वो लाहौर चीफ सेक्रेटरी की जानिब भी देखेंगे, वहीं से कोई ऑर्डर आएगा तो करेंगे। तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा इसका? जी शुक्रिया जामी साहब, आपने मुझे अहम मौजू के लिए आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। मैं वजाहत करता चलूँ कि ये कतन गलत है, इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को रोल बैक किया गया है। हाँ, जो अमेंडमेंट्स आई हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं ये बताता चलूँ आपको इस वक्त। नहीं सर, मैंने रोल बैक नहीं कहा, मैंने भी यही कहा कि गैर फ़ाल। मैं इस पे अर्ज कर दूँ जो अमेंडमेंट आई है ये तो हुकूमत ने की है ना, तो तहफ़्फ़ुज़ात आपको वज़ीर ख़ज़ाना को हुकूमत के इक़दाम से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर इस पे जब हमने कल और आज भी पीएम साहब ने भी इस पे डिलिबरेशन की है, हम इस पे बैठे हैं। इसकी फंक्शनैलिटी पे अभी बड़ा रूम है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। तो आपको कल चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट के साथ साउथ पंजाब के मेंबर्स भी होंगे, हम डिटेल में बताएंगे कि हम किस तरह इसको आगे लेके जा रहे हैं। फिल वक्त इसको रोक दिया गया है क्योंकि इसमें अभी कुछ पेचीदगियां थी, इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था। हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट, हमारी जो लीगल सिस्टम के लोग हैं उनसे भी मुलाकातें की गई हैं और इसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट को देखते हुए इसको अभी हमने होल्ड किया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हम सिस्टम लेके आए, देखिए आप इससे बाखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ पे अगर हमारी 2/3 अक्सरियत होती तो हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक इसको एक अलग सूबा बना लेते। उससे नीचे जो चीजें हम करके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने 5 साल दौर में इस पे हम लेकिन देखिए बड़ी अहम बात आपने की, आप एक तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के मार्जिन को हाईलाइट कर रहे हैं, तीसरा आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस को रोक दिया गया है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रोका गया है, जो नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ, ये मेरे हाथ में है, इसका जो पहला सफ़ा और उसकी क्लॉज नंबर 2 है वो ये बयान करती है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के होंगे अब इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, वो शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द चीफ सेक्रेटरी। तो मसला तो यही हल करना था ना कि वहाँ लोगों को लाहौर ना आना पड़े सादकाबाद से उठ के, वहाँ जो इंतज़ामिया हो वो उनके मसले हल कर सके। लेकिन वहाँ मौजूद जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे वो लाहौर देखेंगे, जो वो लाहौर की सरकार कहेगी उसके मुताबिक काम करेंगे। ये तो अमली तौर पर फिर ख़त्म हो गया ना सर, मकसद ही ख़त्म हो गया, तबाह हो गया मकसद। जामी साहब शायद मैं वजाहत कर दूँ, इस नोटिफिकेशन को रोक दिया गया
इस नोटिफिकेशन जिसकी ये बात हो रही है, जो 30 मार्च को रिलीज हुआ था, इस पे हतमी फैसला आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कर दिया है कि इसको रोक दिया गया है। हम इसमें वो चेंजेस लेके आएंगे जो हकीकी मानों में जो फंक्शनैलिटी हमने ग्राउंड पे देनी है। सर मैं वजाहत कर दूं कि उसकी स्पिरिट क्या है। जिस तरह आपने कहा, सादकाबाद का कोई आदमी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या वहां का कोई साइल हो, उसको लाहौर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस डॉक्यूमेंट को जब हमने देखा तो इसके अंदर ये लूप होल मौजूद थे कि इसमें तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि हम एक सेकंड टियर ना ऐड कर दें कि एक जगह जाने की जगह 2 जगह जाना पड़े। इसलिए मैं आज हाशिम साहब, आपके यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उस पर कोई गौर खौज नहीं होता? जारी होने के बाद गौर शुरू होता है उस पर? सर पहले हाइंडसाइट में तो हर चीज ठीक लगती है, बट जब इस पे हमने जरा एक बैठ के होलिस्टिक पिक्चर ली इस सारी चीज की, तो इसमें फंक्शनैलिटीज के काफी इश्यूज नजर आए, जो कल आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब खुद आपको ये पूरी आगाही देंगे इससे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो कल का इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, ये एक मुख्तसर सा सुनिएगा मजीद तहकीक हमारी। हुकूमत ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की और अचानक इसी साल फरवरी में ये सारा काम रोक दिया गया, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए। उनके छुट्टी पर जाने के बाद उन्हीं के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी जो एक्ट्स हैं, जो फेल हैं, वो तो बता रहे हैं कि चाह ही नहीं रहे फैसला साज के वहाँ कुछ हो सके। फैसला साज की नीयत भी साफ है। आज जिस तरीके से, जिस अज़म के साथ कैबिनेट के मेंबर्स इस पे बैठे हैं चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में, हमने इसकी एक एक नोक पलक को देखा है और वही चीजें देखने के बाद आज ये फैसला किया है कि इसको रोक दिया। दिस विल नॉट सर्व द पर्पस। हमारे हाशिम साहब, ये फैसला साज जो है ना, उसका साज दुरुस्त नहीं है। साज को दुरुस्त करें, को राग और लय और सुर और तैल का जो है ना मिलाप को ठीक करने वाला है। धुन दुरुस्त नहीं आ रही, रिदम नहीं है उसमें। सर इन साजों में जो सबसे बड़ा एक साज जो सुना जाता है वो फंड का साज होता है, उसकी धुन बिल्कुल ठीक बज रही है। वो यही हुकूमत है जिसने पहली बारी 1/3 फंड जनूबी पंजाब के लिए। अच्छा हाशिम साहब, आप ऐसा है कि आप जब आप इस पे डिलिबरेंस करके कोई फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं, ये गाइडेंस लेके आते हैं, तो फिर आपसे एक तफसीली मुकालमा भी करेंगे कि रोक के आगे क्या आपने किया। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। सर, डस्का के लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुतालिक जियो फेंसिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दी और उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लोकेशन एक ही मशकूक जगह थी। लोकेशन क्या थी इस पर रिपोर्ट खामोश है और साथ ये बताया गया कि आधे घंटे का सफ़र था। जियो फेंसिंग का डेटा बताता है वो 13 घंटों में तय हुआ। इसी बुनियाद पर वकील नून लीग और इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं कि इस हल्के में धांधली हुई या गड़बड़ हुई, इसलिए दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। नहीं, लेकिन उसकी ये जो बात है, ये इतना जलजला इसका बर्पा होना चाहिए था। ये जलजला बर्पा करने वाली बात, ये एक धांधली जो है उसका मंसूबा जो है उसकी निशानदेही होती है। और हैरत की बात यह है कि अदालत में नुक्ते उठाए जाते रहे, लेकिन इस जलजले के ऊपर, जिसकी तबाहकारी पर कोई गौर खौज नहीं है। मेरा ख्याल किसी हद तक आसन इकबाल साहब ने किया, सुनाए जरा क्या कह रहे हैं, शायद शामी साहब। आसन इकबाल जो वो तो दुरुस्त कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। अदालत उज़्मा को इसको से नोटिस लेना होगा। मैं अर्ज करता हूं कि अदालत उज़्मा के वगरना ये काम हो जाएंगे, से पहले आसन इकबाल साहब, ये रूटीन बन जाएगी। NA 75 में ये बात अब साबित हो गई है जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद कि सरकार ने, हुकूमत ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के ज़रिए धांधली की है। आवाम के मैंडेट पे सोचे समझे मनसूबे के ज़रिए मुनज़्ज़म डाका डाला गया है। ये एक बहुत बड़ी सीरियस बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा चोरी पकड़ के उसके खिलाफ फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ना सिर्फ उस फैसले को अपहोल्ड करेगी, बल्कि जैसे पनामा एक फर्जी जो रिपोर्ट छपी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की इलेक्शन कमीशन ने। नहीं, ये और फिर ये कहा कि देखना होगा क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लापता होने से नतीजा भी मुतासिर यार, ये आप ऐसी बात है कि रेप का केस हो और आप पूछें कि जिस्म का कितना हिस्सा मुतासर हुआ इस कानून में, तो सर ये अजीब बात नहीं, कानून नहीं है।
ये लाकानूनियत है। आप समझते हैं कि इस पे कोई कोहराम बर्पा हो जाना चाहिए हुआ है? हाँ जी, होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, नहीं हुआ तो ये हजम नहीं होगा। ये क्या बात हुई? ठीक। अच्छा, कोरोना की अच्छा, देखिए बात एक मिनट। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, जी हाँ, जो हमारे नामजद सफीर सऊदी अरब, जी जी जी, और हमारे जमाल अकबर साहब उनके जी, भाई, जी जी, शौकत अकबर साहब उनके भाई, उनकी वालदा इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाह। और आज उनके हम ताज़ियत के लिए हाजिर हुए। उमर शामी साहब भी थे, ताहिर खलीक साहब थे, मुनीर अहमद खान साहब थे, और भी दोस्त बैठे थे, डॉक्टर मुस्तफा, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। यानी मुतवस्सत दर्जे से मिडिल क्लास से ताल्लुक है। ठीक है। उसी तरह के घर, पुराने फर्नीचर, पुरानी बातें, उनके दिल खुश हुआ। एक जर्नैली शान के साथ जन अकबर साहब बैठे थे, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के, बुलंद करे कैसे कैसे खाना को सब दयानतदार, ठीक है, और सपूत पैदा किए। अच्छा सर, एक बड़ा वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उनको अभी मजीद उनको हौसला दे। आमीन। अभी हमें ज्वाइन किया नामवर तबीब जनाब डॉक्टर सरवर साहब ने। डॉक्टर सर, मैं तबीब से तो हकीम लगेगा। सर वो भी हैं, हकीम है डॉक्टर साहब। मैंने आपको मुख्तसर ज़हमत इसलिए दी है, तीसरी लहर आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर, सर्जन, हेल्थ वर्कर्स ये किस हद तक वल्नरेबल हो चुके हैं तीसरी वेव में, और क्या पैगाम देंगे आप लाहिकीन को, मरीजों को और आवाम को? हाँ जी, इसमें हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि अस्पतालों के जरूरी ऑपरेशन तो जारी हैं, वो रोके नहीं जा सकते। लेकिन जब ऑपरेशन होता है सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में, तो मरीज के लवाकिन बहुत ज्यादा आ जाते हैं वहाँ पे, उनको रोका भी नहीं जा सकता और उनके टेस्ट भी नहीं होते, उनका पता भी नहीं होता। उसकी वजह से बीमारी फैल रही है अस्पताल के अमले में भी, और जो मरीज ऑपरेशन हुए हैं उनको भी। और इसके ऊपर अस्पताल के अमले को भी वैक्सीनेट नहीं किया गया, सबको पूरे का पूरे अस्पतालों के वैक्सीन अमले बहुत सारे, तकरीबन 80-90% से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक PIC में 10 मरीज रोज ऑपरेशन करा रहे हैं बाईपास का, और उनको देखने के लिए 50 या 100 या 200 लवाकिन चले जाते हैं, तो वो कोरोना अंदर अस्पताल के लेके जाते हैं मरीजों, जो नॉर्मल मरीज हैं। इसको तो पर इंतजाम, डिसिप्लिन नाफिज करना चाहिए ना अस्पतालों को। डिसिप्लिन की बड़ी मुश्किल है कि पब्लिक को रोका नहीं जा सकता, अस्पतालों के पास पुलिस फोर्स नहीं है। पुलिस फोर्स बुलाएं, लगाएं। जो ताकतवर लोग हैं वो रुकते नहीं हैं, सिक्योरिटी को मारते हैं आके। अस्पतालों में हालात सरकारी ये डॉक्टर साहब ये एक तफसील तलब और अहम मौजू है। अगले हफ्ते लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगले हफ्ते दोबारा इस पे हम बात करेंगे और तफसील से करेंगे, बड़ा अहम नुकता है। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।